अब अपन विंड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या क्या फैक्टर्स हैं जो विंड्स को अफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। इससे पहले देखते हैं कि विंड मूव कैसे करता है। आइसोबार से जब विंड जाता है तो एक प्रेशर सिस्टम से दूसरा प्रेशर सिस्टम में जाता है। मतलब हाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर रहा, तो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, इसको बोलते हैं विंड ऐसे मूव करता है। अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इंक्रीज और डिक्रीज प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। तो जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब ये जो प्रेशर बेल्ट बना है उसके रिस्पेक्ट में जैसे चेंज होता है तो उस हिसाब से उसको कह देते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर डिफरेंशियल इन एटमॉस्फेयर कॉज मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। जो प्रेशर डिफरेंशियल है वो मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वही पढ़ रहा है अपन। फोर्स कॉजिंग नोन एज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जो फोर्स उस पर लग रहा है मूव करने के लिए उस फोर्स को कहते हैं pressure gradient force. Pressure gradient force higher when isobar close to each other and it is weak where isobar is apart. जब 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 क्लोज होगा एक दूसरे से तो ईजिली वो ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन जब दूर दूर रहता है तो बहुत डिस्टर्बेंस आते हैं, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता और वो वीक हो जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? एनी मोशन ऑब्जेक्ट नियर लैंड एक्सपीरियंस फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मूवमेंट। मतलब कोई अगर एक ऑब्जेक्ट इधर चलते हुए, ये एक लैंड है फोर्स से, तो मान के चलो ये एक लड़का है, ये जा रहा है ऐसे इस फोर्स पे, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट काम करता है, ऐसे काम करता है, इसको इसको रोकता है, इसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज नियर सरफेस देन ओशन। तो जो सरफेस पे जो होता है वो उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओशन। कोरियलिस फोर्स इट इज़ एन इमेजिनरी फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ combined effect of various force and factors such as the centrifugal force, angular velocity, variation in speed of rotation of different latitude। तो क्या होता है? ये एक इमेजिनरी फोर्स है प्रोड्यूस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ के रोटेशन से के कारण ये बनता है। और ये किस कारण इसका ये इफ़ेक्ट क्यों आता है? कंबाइन इफ़ेक्ट होता है वेरियस फोर्सेस, जैसे कि फैक्टर जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी, वेरिएशन इन स्पीड ऑफ rotation of different latitude. It cause any moving object to deflect toward right in northern hemisphere and left in southern hemisphere। तो ये क्या होता है इसमें? तो ये एक ऐसे करके बना और ये ऐसे बना, तो यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होता है? जब विंड ऐसे मूव करता है ना, ऐसे ये इस तरफ ट्रेड विंड आता है तो इधर मूव कर जाता है, वो राइट मूव कर जाता है। और मतलब अगर ऊपर पे जाएगा तो ऐसे मूव करेगा और नीचे पे आ रहा तो ऐसे मूव करेगा। ये नॉर्थ में राइट डायरेक्शन में चल देता है और इसी के कारण साइक्लोन और एंटी साइक्लोन भी बनता है, वो सब भी होता है। मतलब जो साइक्लोन जो बनता है ना उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज बनता है, तो वो अपन आगे देखेंगे। द डिग्री ऑफ कोरियलिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, latitude at which body is moving, speed of rotation of the earth। तो जो कोरियलिस फोर्स है वो उसका किस पे डिपेंड करता है? मूविंग बॉडी कितने स्पीड पे है, लैटिट्यूड कहाँ पे है, क्योंकि जो जो इक्वेटोरियल रीजन है ना वहाँ पे बिल्कुल भी कोरियलिस फोर्स नहीं लगता। ठीक है, और ऊपर ऊपर पे पोलार वगैरह में पड़ता है। स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, कोरियलिस कॉज चेंज ओनली इन डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी एंड नॉट इन इट्स स्पीड। तो ये इसके स्पीड में कोई असर नहीं डालता, मूविंग बॉडी में बस। डिफ्लेक्शन मोर व्हेन विंड वेलोसिटी हाई। तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है जितना ज़्यादा इसके विंड का वेलोसिटी होता है, मतलब वेलोसिटी यानी स्पीड। डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड से। Max at the pole, absent at the equator. Coriolis force act perpendicular to pressure gradient force.
जैसे कि ये प्रेशर वाला जो था ना, यहाँ से ऐसे पड़ा तो ये ऐसे करके पड़ जाएगा, वही ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है कि कोरियोलिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू विंड। अब जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है? इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द आइसोबार। जो आइसोबार अभी अपन पढ़ रहे हैं ना प्रेशर में, तो उसके परपेंडिकुलर जब ये वर्क करता है तो उसको कह देते हैं। और फिर इस जियोस्ट्रॉफिक विंड में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, क्योंकि ये ग्राउंड पे नहीं मूव करते, ये ऊपर ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। तो फिर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बैलेंस बाय कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट विंड फ्लो इन पैरेलल डायरेक्शन टू आइसोबार, दिस कॉल्ड एज द जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है कोरियोलिस फोर्स से, रिजल्ट विंड फ्लो इन पैरेलल डायरेक्शन। तो उससे क्या होता है? तो पैरेलल डायरेक्शन में रिजल्ट मतलब वो दिखाता है। तो इसको एक बार देखते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे ये आइसोबार है दो, तो ये वाला अपना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ये वाला, ठीक। तो जब विंड ऐसे ऐसे करके चलेगा ना, विंड इस तरफ से, तो वो और कोरियोलिस फोर्स के कारण ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और वही इसको इक्वेट कर देता है, इक्वल कर देता है बेसिकली, ठीक है। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बैलेंस बाय कोरियोलिस फोर्स, बैलेंस कर देता है कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को, रिजल्ट विंड फ्लो इन पैरेलल डायरेक्शन। और उससे क्या होता है कि मतलब ऐसे चल रहा है ना, ये ऐसे सीधा, ये सीधा चल रहा है ना, तो वो उसको बैलेंस कर देगा और ऐसे मोड़ देगा, ठीक है, पूरे उसको। और जब ऐसे चलेगा तो ये पैरेलल चल रहा है ना, ये तो अपना आइसोबार हुआ, दो दो आइसोबार, इसके भी पैरेलल चलेगा, ठीक। दिस कॉल्ड एज द जियोस्ट्रॉफिक विंड, और इसको जियोस्ट्रॉफिक विंड कह देते हैं। अब प्रेशर सिस्टम को समझना थोड़ा, यहाँ पे ये जो बता रहा था अभी ऊपर जस्ट बताया कि ऊपर पे नॉर्थ में कोरियोलिस फोर्स राइट की तरफ मूव कराता है और साउथ में लेफ़्ट की तरफ मूव कराता है। तो जब जब प्रेशर लो सिस्टम में बन रहा होता है, जब प्रेशर लो होता है तो साइक्लोन ऐसे आते हैं ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे करके बनता है यहाँ पे डाइवर्जेंस लूप होता है यहाँ पे ऊपर पे, और नीचे पे कन्वर्जेंस हो रहा, ठीक है, ये तो पता ही रहता है अपने को। तो जब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में बनता है साइक्लोन अपना लो प्रेशर बेल्ट वाला, लो प्रेशर बेल्ट में तो एंटी क्लॉक बनता है। और जब साउथ हेमिस्फीयर में बनता है तो क्लॉकवाइज बनता है, ऊपर पे एंटी क्लॉक बनता है और नीचे पे क्लॉक बनता है, नीचे साइक्लोन। और जो एंटी साइकिल होता है दैट इज़ ये वाला, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर रहा है ना, ये एंटी साइकिल हुआ। तो ये क्या करता है? क्लॉकवाइज बनता है नीचे में, सॉरी, क्लॉकवाइज बनता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉक बनता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, ठीक। तो इतना ही था। इसको थोड़ा सा अपन कर देते हैं। अच्छा, इसको यहाँ रख देते हैं अभी, ठीक। अब प्लानिटरी विंड और सीजनल विंड में क्या अंतर होता है? मतलब सीजनल विंड और मतलब एक प्लानिटरी विंड होता है, फिर सीजनल विंड होता है, फिर लोकल विंड होता है, टाइप ऑफ विंड्स है। तो जो ट्रेड विंड और ईस्टर्लीज वगैरह है वो प्राइमरी विंड दैट इज़ प्लानिटरी विंड है। वेस्टर्लीज प्लानिटरी विंड है, पोलार ईस्टर्लीज प्लानिटरी विंड है, ये थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं, विंड फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर। अब ट्रेड विंड क्या होता है? ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटोरियल लो, इसको जर्मन ट्रेड ट्रैक भी कहते हैं। और ये 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ में के बीच में चलता है, इक्वेटर की तरफ आता है, जैसे ऐसे, मतलब बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, मेरे को याद है। ड्राई एंड स्टेबल एट ओरिजिन, तो जो स्टार्टिंग में जब ये हवा चलता है ना, तो ये ड्राई और स्टेबल होता है काफ़ी ओरिजिन में, लेकिन बाद में आते आते काफ़ी पानी अपने अंदर भर लेता है।
moving toward equator pick up moisture cause precipitation along eastern margin of continents. Reaching western margin devoid of moisture, therefore western margins of continent with tropical region experience offshore trade wind resulting in formation of desert. तो therefore western margin of a continent tropic region experience offshore trade wind. तो offshore trade wind फेस करते हैं western margin, तो वहाँ पे डेजर्ट बन जाता है. एग्जांपल सहारा डेजर्ट, कलहरी डेजर्ट और ये सब. अब वेस्टर्लीज क्या होता है? वेस्टर्लीज, अब देखो ये वेस्टर्लीज जो वेस्ट डायरेक्शन से, ये भी अपन कर चुके हैं. ट्रेड विंड तो ऐसे चल रहा था, अब वेस्टर्लीज ऐसे चलता है. ये वेस्ट डायरेक्शन से चल रहा ना, तो वेस्टर्लीज हुआ. जिस डायरेक्शन से चल रहा उधर का नाम दे. ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू टेम्परेट लो, सब पोलार लो तक जाता है. प्रेजेंस ऑफ वास्ट लैंड मास इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. presence of vast landmass in northern hemisphere obstruct the westerlies reducing speed. तो ऊपर पे काफ़ी लैंडमास है तो वेस्टर्ली से इतना फार नहीं चढ़ पाता, लेकिन जब साउथर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज ब्लो करता है स्ट्रांगली कॉन्स्टेंटली ड्यू टू ह्यूज वाटर एक्सपेंस. वेस्टर्ली इन साउथ कॉल्ड रोलिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिकिंग 60s. ठीक है, ये सब कह देते हैं उसको. अगर ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है शायद यूपीएससी, पता नहीं. पोलार एस्टरलीज विंड. अब पोलार एस्टरलीज विंड कहते हैं, देखते हैं क्या होता है. इधर से विंड आता है पोलार रीजन से और ये ब्लो फ्रॉम पोलार हाई प्रेशर बेल्ट टू टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट. दे आर कोल्ड स्टेबल ड्राई बिकम बिकॉज कमिंग फ्रॉम सोलार रीजन ब्लो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ डेस्टिनेशन. अब देखते हैं ICZ क्या होता है. जो इंटर कॉन्वर्जेंस जोन होता है उसके कारण बहुत सारी चीज़ जैसे कि अपना साइक्लोन वगैरह होता है वो सब मैटर करता है. तो इसको देख लेते हैं. इंटर कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स का मतलब पहले एक बार देख लेते हैं. तो यहाँ पे जब दो ट्रॉपिक्स हैं, राइट, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है ये वाला, और यहाँ पे ट्रॉपिक्स हैं और यहाँ पे ट्रॉपिक्स है. जब ये ऐसे करके विंड चलता है, ऐसे चलता है ना विंड, तो यहाँ पे आके कन्वर्ज कर लेते हैं एक दूसरे से, ऐसे ऐसे करके दोनों कन्वर्ज कर लेते हैं और उसी को कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. वहीं पे इसको जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द ट्रॉपिक्स. ITCZ कोरियलिस वर्क करता है. ITCZ में भी कोरियलिस वर्क करेगा क्योंकि ITCZ मूव होते रहता है. इक्वेटोरियल में रहेगा हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, तो इसलिए कोरियलिस वर्क करता है. और सेंटर्ड ऑन इक्वेटर एक्सटेंडिंग अप टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. सेंटर्ड ऑन इक्वेटर एक्सटेंडिंग टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ऐसा मतलब अप्रॉक्सीमेट है. कंडीशन आर लो प्रेशर, काम एंड विंडलेस एंड कॉल्ड डोल्ट्रम्स. तो कंडीशन जो होते हैं ITCZ के वो लो प्रेशर होता है और काम और विंडलेस कंडीशन होता है, और इसको इसलिए डोल्ट्रम भी कहते हैं. एट समर ITCZ मूव नॉर्थवर्ड वेस्टर्ली. तो जब धूप मतलब सूरज ऊपर के तरफ होता है अपने पास जुलाई में नॉर्थवर्ड में होता है सन, तो उस टाइम ही ITCZ मूव कर जाता है नॉर्थवर्ड. ठीक है, सन के साथ साथ फॉलो करता है ना सन को. तो जेट स्ट्रीम विदड्रॉ फ्रॉम इंडिया, और उस टाइम मतलब मतलब ITCZ मूव करता है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ कंपोनेंट भी इधर उधर मूव करते रहती है साथ में. जैसे ही ITCZ मूव करता है वैसे ही एट समर ITCZ मूव नॉर्थवर्ड वेस्टर्ली. जेट स्ट्रीम विदड्रॉ फ्रॉम इंडिया, और जेट स्ट्रीम विदड्रॉ कर लेता है इंडिया से. फिर हॉल्स लेटीट्यूड जोन ऑफ सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट. हॉर्स लेटीट्यूड क्या होता है? जोन ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, लेकिन इट इज़ ड्यू टू वर्टिकल डिसेंडिंग एयर. और ये बनता क्यों है? क्योंकि वर्टिकल डिसेंडिंग एयर नीचे आते हैं, जो उठे रहते हैं एयर, जो अपन प्रेशर बेल्ट में पढ़े थे. दिस इज़ अ रीजन लाइट एंड काम विंड. तो ये जो हॉर्स लेटीट्यूड है ना, मैं पिछले वीडियोस में ये बोल दिया था कि ये बहुत यहाँ पे बहुत ड्रास्टिकल वो आ जाता है. ऐसा नहीं है, ये मैं गलत बता दिया था, भूल गया था, मतलब पढ़ा गलत था बेसिकली. जिसने पढ़ाया वो गलत पढ़ाया था. और फिर यहाँ पे लाइट होता है, यहाँ पे काम विंड होता है. फिर ट्राइसेलुलर मेरिडियोना विंड,
तो ट्राइसेलुलर मेरिडियाना विंड क्या होता है, 3 हेडली सेल जो बने, 3 टाइप के सेल बने थे, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलार सेल, उसी को ट्राइसेलुलर बोल दिए। और मेरिडियाना विंड, सरफेस विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया बट इन अपर एटमॉस्फेयर, द डायरेक्शन ऑफ एयर सर्कुलेशन अपोजिट टू द सरफेस विंड। तो जो सरफेस के विंड हैं वो ब्लो करते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, बट जो अपर एटमॉस्फेयर में जो डायरेक्शन है एयर का वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। दिस टुगेदर विद द कन्वेक्शन एंड सबसिडेंस अलोंग लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर बेल्ट रिजल्ट इन फ्री सेलुलर सर्कुलेशन अराउंड पाथ मेरिडियोनल सर्कुलेशन। तो इसको अराउंड ईच मेरिडियोनल सर्कुलेशन, तो इस चीज़ को कन्वेक्शन एंड सबसिडेंस यानी नीचे आना और ऊपर जाना, ठीक, इसको कहते हैं कन्वेक्शन एंड सबसिडेंस। बार बार ऊपर नीचे होता है तो उसके थ्रू जो बनता है ना पूरा, उस प्रोसेस को बोल देते हैं, मतलब जो सेल बनाते हैं ये पूरा, उसी को कह देते हैं अपना ट्राइसेलुलर मेरिडियोनल विंड। अब सीजनल विंड जो होता है वो सेकेंडरी विंड होते हैं। सीजनल डिफरेंसेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन कॉज द मूवमेंट ऑफ एयर एंड, अब देखो सब जगह का एल्टीट्यूड भी अलग होता है, राइट, तो उसमें एल्टीट्यूड तो अपन नहीं देखते थे। तो सीजनल डिफरेंसेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन कॉज द मूवमेंट ऑफ एयर एंड सब्सिक्वेंट विंड्स ब्लोइंग इन पर्टिकुलर सीजन कॉल्ड सीजनल विंड, एग्जांपल साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब लोकल विंड क्या होता है, ये टेरिशरी विंड होता है। जो सेकेंडरी विंड तो सीजनल विंड है, टेरिशरी विंड लोकल विंड होता है। डिफरेंसेस इन हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड साइकिल दैट डेवलप डेली और एनुअली कैन क्रिएट सेवरल कॉमन विंड। तो हीटिंग और कूलिंग सारे अर्थ के सरफेस का अलग अलग होता है। लैंड का, कोई लैंड मतलब ऊपर पे है, कोई एलिवेटेड लैंड है, कोई माउंटेन है, तो इसलिए लोकल विंड ऐसे बन जाते हैं उसके कारण। लैंड एंड सी ब्रिज, लैंड इन land and sea breeze. Land is heated more quickly than adjacent sea during daytime, therefore low pressure develop over land and high pressure adjacent sea। तो क्या होता है, लैंड जो है सुबह के टाइम जल्दी हीट हो जाता है, ज़्यादा जल्दी, तो उससे क्या होता है लो प्रेशर बेल्ट बनता है। तो उसमें क्या होता है, सी ब्रीज आते हैं, हवा कहाँ से आता है, हाई प्रेशर से। हाई प्रेशर कहाँ रहता है, ओशन में। तो एडजेसेंट सी ड्यूरिंग द डे टाइम, देयरफॉर लो प्रेशर डेवलप ओवर लैंड, लैंड में लो प्रेशर बनता है और हाई प्रेशर एडजेसेंसी में, वही बोल रहा है। दिस कॉजेज सर्कुलेशन ऑफ अ रिलेटिवली कूल एयर फ्रॉम सी टू एडजेसेंट लैंड कॉल्ड सी ब्रिज। Sea breeze result in cooling effect along coastal region at overnight. Sea breeze result in cooling effect along coastal region at overnight. Rapid loss of heat from land causes reversal of daytime। तो फिर क्या होता है, रात को काफ़ी हीट लूज़ हो जाता है लैंड का, तो उसमें रिवर्सल हो जाता है। जैसे कि इधर ठंडा हो गया तो प्रेशर हाई हो गया, तो लैंड से अब सी के तरफ मूव करता है। एक बार पढ़ लेता हूँ। रैपिड लॉस ऑफ हीट फ्रॉम लैंड कॉजेज रिवर्सल ऑफ डे टाइम प्रेशर कंडीशन लीडिंग टू हाई प्रेशर ऑन लैंड, लो प्रेशर ओवर ओशन। विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी कॉजिंग लैंड ब्रीज। फिशरमैन यूज सी ब्रीज फॉर फिशिंग एक्टिविटी। माउंटेन एंड वैली विंड, डे टाइम mountain slopes heat up rapidly compared to valley, result in air from the valley moving up along slope called as the valley breeze और anabatic winds। तो क्या होता है, दिन के टाइम पे जो माउंटेन के स्लोप हैं ऊपर वाले, ये हीट हो जाते हैं जल्दी, तो यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है, ठीक है। और रैपिडली कंपेयर टू वैली नहीं हुआ होता है एयर में। फिर फ्रॉम द वैली मूविंग अप अलोंग स्लोप, तो वैली से क्या होता है, हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा एचपी यहाँ से ऊपर जाएगा लो प्रेशर की तरफ, तो उसको कह देते हैं एनाबेटिक और वैली ब्रिज, एनाबेटिक विंड्स कहते हैं। और फिर रात को क्या होता है, एट द नाइट द टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द माउंटेन स्लोप एंड वैली इज रिवर्स, कॉजिंग wind to blow from the mountain to valley
कॉल्ड इज माउंटेन ब्रीज और कैटाबैटिक विंड। और कैटाबैटिक विंड स्पेसिफिकली यूज़ होता है स्नो कवर एरिया के लिए। तो अब इसमें माउंटेन ब्रिज में क्या होता है, रात को यहाँ पे ऐसे माउंटेन बना है, तो यहाँ पे अब ठंडी हो जाएगी ऊपर पे, क्योंकि सन चल दिया और रेडिएट भी कर रहा है वो, तो नीचे वहाँ पे ठंडा हो गया, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर वैली की तरफ जाएगा एयर, तो वही होता है। अब एडियोबैटिक प्रोसेस, ड्राई विंड डेंस एंड ड्राई विंड ज़्यादा भारी रहता है, तो उसमें क्या होता है एडियोबैटिक में। अपन ने एनाबैटिक देखा, अब एडियोबैटिक देख रहे हैं। एडियोबैटिक में ड्राई विंड होता है, वो डेंस होता है, तो बहुत भारी होता है, तो वो ऊपर पहाड़ पूरा चढ़ नहीं पाता और वो लीवर्ड साइड में गेट वाटर अप एंड स्नो में हैपन। तो लीवर्ड साइड मतलब विंडवर्ड साइड में जब ऊपर जा रहा होता है तो वहाँ पे पानी पूरा गिर जाता है और लीवर्ड साइड में पूरा सूखा रह जाता है, ड्राई विंड डिसेंट एंड। तो वही हो रहा है यहाँ पे, देखो डायग्राम से समझ में अच्छे से आ जाएगा। मॉइस्ट विंड ऐसे ड्राई और इधर पे ड्राई विंड, तो ये विंडवर्ड साइड है। और रेन यहाँ पे रेन हो जाता है पूरा, यहाँ टप 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 पानी बरसता है और फिर गिर जाता है पानी, तो इधर पे कुछ नहीं रहता, इसलिए इधर ये भी हेल्प करता है अपने को डेजर्ट फॉर्मेशन का। अब हॉट एंड ड्राई विंड ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं। टाइप 1 है ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रॉपिकल डेजर्ट, लू, सिरोको, हार्मटन, ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट से ओरिजिनेट करते हैं। लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन, चिनूक, फोहेन, जोंडा, तो ये सब लीवर्ड साइड से, दैट इज़ ठंडा होता है इधर पे, लेकिन सूखा होता है, पानी नहीं गिराता। अब नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं, तो जो पहला है चिनूक जो होता है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। और ये हॉट एयर होता है चिनूक। चाइना काफ़ी गर्म है और चाइना से चीन बन रहा है, राइट। तो चाइना से ये आ रहा समझ लो, क्योंकि चाइना तो इस तरफ है ना, इधर अगर कॉन्टिनेंट को पूरा पेज में जैसे खोल के देखोगे तो सारा, तो हाँ चिनूक वीट यहाँ पे। और वीट कल्टीवेशन गुड कंडीशन, मतलब वीट कल्टीवेशन के लिए अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करता है। और फिर ब्लिज़ार्ड जो है नॉर्थ टू साउथ चलता है, कनाडा में चलता है। और ये देखो यहाँ पर जैसे चल रहा है, तो ये ब्लिज़ार्ड होता है। और फिर नॉर्थर ये होता है, और फिर ये नॉर्थ ही होता है। तो ये 3 टाइप के कोल्ड करंट है। फिर एक होता है सेंटियाना सेंटा क्लॉज जो होते हैं, वो भी वार्म हॉट, मतलब गर्म वाला एयर होता है, तो वो चलता है ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ से सेंटा क्लॉज क्रिसमस में जाते हैं, सेंटियाना। फिर साउथ अमेरिका में भी 2 होता है, एक पेम्परो होता है। पेम्परो जो होता है साउथ टू नॉर्थ चलता है, एंटार्क्टिका। ऑब्वियसली बात है, ऊपर पे ऐसे नॉर्थ टू साउथ चल रहा था, वो तो ईजी था, क्योंकि ऊपर पे आर्टिक था और नीचे पे एंटार्क्टिक है, राइट। तो आर्टिक से आएगा तो ठंडा ही हवा आएगा ना बाबा, और जो नीचे से एंटार्क्टिक से ऊपर जाएगा तो अब अगेन साउथ से नॉर्थ जाएगा तो यहाँ पे भी वो बनेगा। और ये पेम्पेरो जो है अर्जेंटीना में होता है, ठीक। ऊपर पे ब्राज़ील है, नीचे पे अर्जेंटीना है, और यहाँ पे पेरू है। पेरू के पास पेम्पेरो मान के चलो, यहाँ पे पेरू है तो पेम्पेरो बन रहा। और ठीक, बस इतना ही है अभी तो। फिर अब देखते हैं यूरोप थोड़ा सा टफ है याद रखने के लिए, तो देखते हैं। फिर भी चार है, 3 ठंडी हवा, एक गर्म हवा है। गर्म पोहा फोहान, तो ऐसा करके याद कर लो। और जो गर्म हवा चलता है वो साउथ टू नॉर्थ चलता है, मतलब नीचे से जा रहा होता है, ऑब्वियसली ऊपर से आएगा तो ठंडा ही आएगा। फिर मिस्त्राल जो होता है फ्रेंच में होता है, मिस्त्राल नॉर्थ टू साउथ चलता है, मतलब ऊपर से आ रहा होता है ऑब्वियसली। फिर सेनवेंट करके होता है, लेवेंटे करके होता है, सॉरी 70 नहीं होता, लेवेंटे होता है। लेवेंटे वो सदर्न स्पेन में चलता है और वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। जैसे ये वाला देख पा रहे होगी, ये वाला चलता है अपना, और लेवेंटे होता है ये। और फिर बोरा यहाँ पे चलता है, और ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चलता है लॉन्ग कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी, ठीक। तो वही है, इसको कैसे याद कर सकते हैं।
फोमिलेबो, फोमिलेबो। तो फुहान, मिस्त्राल, लेवेंटे, बोरा, ऐसे। अब अफ्रीका, अफ्रीका को देखते हैं। तो पहला जो है अफ्रीका थोड़ा और टफ है। सिरोको, सिरोको सहारा टू मेडिटेरेनियन चलता है, साउथ टू नॉर्थ जाता है, मतलब ऑब्वियसली सहारा से टू मेडिटेरेनियन जा रहा है तो साउथ टू नॉर्थ ही जाएगा। और इसको ब्लड रेन भी कहते हैं क्योंकि ये रेड सैंड लाता है। और इसको इजिप्ट में खामसीन कहते हैं, और लीबिया में गिबली कहते हैं, और टूनिसिया में चिली कहते हैं। अरे तो इसकी ये जो है ये भी गरम 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 हवा है। एक बार वापस पढ़ेंगे इसको। सिरोको, सिरोको को सहारा से मेडिटेरेनियन बोल जाता है। तो यहाँ पे अफ्रीका में सारी गर्म हवा है। इजिप्ट में इसको खामसीन कहते हैं, सीन यानी गंदा, तो ये तो गंदा है सबसे पहली बात। तो सीर और सीन का सीर बना दिया यहाँ पे, खाम का इजिप्ट कर दिया, लीबिया का गिबली कर दिया, गिबली। और तुनसोनिया इसको चिल वाला कहता है, चिली कंट्री नहीं, चिली एज एन नेम दिया है। और फिर हैबूब करके है, बहुत बड़ा होता है सूडान में। तो हबूब करके जो है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता ऑब्वियसली, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होता ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ऐसे 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 यूनिडायरेक्शनल रहता है, ठीक। हबूब करके जो है सूडान में होता है, और ये भी वहीं अफ्रीका के लोग रखते हैं। फिर हरमटान करके है, डॉक्टर विंड कहते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट में, क्योंकि ये पानी वगैरह लाता है, ऐसा कुछ करता है, इसलिए इसको डॉक्टर विंड कहते हैं। जो प्रॉब्लम था पुराना वो उसको दूर करता है। नाइजेरिया पे ये होता है, यहाँ पे नाइजेरिया यहाँ पे है कहीं पे, तो यहाँ पे होता है। और ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट आता है। और बारगा जो है ईस्ट टू वेस्ट होता है, ये वाला, ये जो है ये बारगा होता है, और टूवर्ड कोस्ट साउथ अफ्रीका पे जाता है, ठीक। इतना हो गया, एक बार देख लेते हैं। सिरको को इजिप्ट में कहते हैं, खामसीन कहते हैं, लीबिया को गिबली कहते हैं, लीबिया में गिबली कहते हैं, और तुनसानिया में चिली कहते हैं। किसको कहते हैं? सिरोको कौन है? सीरो अपना सिमचैन का डॉगी है सीरो, ठीक है। फिर हबूब जो है सुदान दान में दिया, ठीक। वो हबूबी करके उन लोग बहुत दानी लेकर रहते हैं ना, तो वही। फिर हरमटान, डॉक्टर विंड, फिर बार्ग, तो ये ऐसे नाम याद हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया का तो ईजी है, ब्रिक फिल्डर, नॉर्थ टू साउथ सूडान और ऑस्ट्रेलिया, तो ये गर्म है, ब्रिक फिल्डर एकदम गर्म रहता है, और ये नॉर्थ टू साउथ चलता है, और ठीक है, सही बात है, नॉर्थ टू साउथ ही चलेगा, साउथ टू नॉर्थ चलेगा तो अंटार्कटिका का चल देगा ना हवा, इसलिए। और फिर साउदर्ली जो होता है वो पेम्पेरो को साउदर्ली कहते हैं। पेम्पेरो कहाँ पड़े थे? वो जो पेरू के पास जो हवा चल रहा था ना, उसी को यहाँ पे वो भी ठंडा था, और ये भी ठंडा ही है, पेम्पेरो को यहाँ पे साउदर्ली कह देते हैं। अब कोल्ड एंड ड्राई विंड ओरिजिनेट फ्रॉम पोलार रीजन, जो होता है उसको कोल्ड और ड्राई विंड रहता है। और टाइप 2 जो होता है ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन रेंज इन द विंटर। तो यहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई विंड पढ़े, उससे पहले अपन पढ़े थे हॉट एंड ड्राई विंड, ठीक। तो इसके दो टाइप थे, हॉट एंड ड्राई के दो टाइप के थे, ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रॉपिकल डेजर्ट और लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, ये सब दोनों हॉट थे। अब यहाँ पे कोल्ड चल रहे हैं, जो ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन रेंज इन विंटर, एग्जाम्पल माउंटेन रेंज के से ओरिजिनेट होते हैं, एग्जाम्पल मिस्त्राल, बोरा, पेम्पेरो, ये सब ठंडी हवा चलती है। और फिर एशिया में देखते हैं। एशिया तो याद हो ही जाएगा डेफिनेटली, लू अपने को पता है, साउथ नॉर्थ इंडिया में चलता है। फिर योमा नाम से पता चल रहा है, जापान का है योमा, यामाहा करके कंपनी है ना, यामाहा करके बाइक, तो वही योमा, जापान में नॉर्थ टू साउथ चलता है ये भी। और फिर बुरान, साइबेरिया में ठंडी हवा चलती है, साइबेरिया में बुरान करके। और फिर काराबुरान, बुरान के बाद काराबुरान, बुरी एशिया में ही है सिमचन, तो बुरी, काराबुरान, बुरान। और
जो काराबुरान है वो मंगोलिया, नॉर्थ चाइना, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट में चलता है, मतलब मंगोलिया में रहता है, और नॉर्थ ईस्ट दैट इज़ यहाँ से चलता है और यहाँ पे ऐसे करके चलता है, तो इसको कह देते हैं। फिर समून, समून वो यूएई के पास चलता है, मून से समझ में आ रहा है कहाँ पे चलता है, इराक, ईरान के पास। और इसमें भी मून में भी कोई कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो एक तो अपने को पता है वो कौन सा कौन सा था यार, बुक करके, अरे हबूब, हबूब, हाँ हबूब, हबूब में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक। और गर्म होता है, ठंडा होता है, गर्म ही होगा, अफ्रीका में तो सब गर्म है। अब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर इन गैसियस फॉर्म इज़ ह्यूमिडिटी। जो वाटर वेपर जब गैसियस फॉर्म में रहता है तो उसे ह्यूमिडिटी कह देते हैं। मेजरमेंट्स होते हैं जैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर उसे कहते हैं, और इसमें टेम्परेचर को कंसिडरेशन में नहीं लेते। तो पूरा एक्चुअली में जितना भी है एब्सोल्यूट लेवल, एब्सोल्यूट होता है ना, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट बात बोल रहे हो आप, अच्छी बात बोल रहे हो, वही। जैसे इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ वाटर वेपर पर वॉल्यूम ऑफ एयर, तो ये होता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ नोन एज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब अगर ये टेम्परेचर है और उसमें आपने सिर्फ इतना ही ह्यूमिडिटी है, तो 28% खाली है, 30% मतलब 30% के उसमें सिर्फ 28% वो भरा हुआ है, अभी 2% और भर सकता है, यही बोलना चाह रहा, ठीक है। जैसे इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, तो क्योंकि पूरा भरा हुआ है, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 52% है, तो वही ऐसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ गए ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। ये 10 डिग्री सेल्सियस में 100% है, लेकिन जैसे ही 20 डिग्री कर दिया तो 52% हो जाएगा उसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। उतना अब टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, जैसे, ठीक है। फिर देयरफॉर टेम्परेचर इंक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वेट ऑफ वाटर वेपर टू द टोटल वेट ऑफ मॉइस्ट एयर, टेम्परेचर नॉट टेकन। इसमें क्या होता है, वेट ऑफ वाटर वेपर टू द टोटल वेट ऑफ मॉइस्ट एयर, जितना वाटर वेपर के वेट से मॉइस्ट एयर के वेट को देखते हैं, और इसमें भी टेम्परेचर को नहीं लिया जाता। द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट गिवन टाइम इज सेड टू बी सैचुरेटेड। तो अगर कोई ऐसा एयर है जो पूरा फुल एकदम मॉइस्चर कंटेन कर रखा है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता, तो उसको सैचुरेटेड कह देते हैं। सैटरडे नाइट में अगर आपने फुल पी रखी है तो उसको और ज़्यादा नहीं पी सकते, इसलिए सैटरडे का सैचुरेटेड, ठीक, वो सैचुरेटेड हो गया। टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन ऑकर्स इन अ गिवन सैंपल नोन एज द ड्यू पॉइंट। टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में सैचुरेशन हो जाता है, मतलब फुल भर जाता है, इससे ज़्यादा नहीं भरा सकता, उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट कह देते हैं। माउंटेन ड्यू पीओ, तो वही उसका टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट कह देते हैं बेसिकली, और क्या। फिर एवोपरेशन वाटर, तो अब वही इवोपरेशन और कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो इवोपरेशन क्या होता है, वाटर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट ड्यू टू हीट के कारण वाटर स्टार्ट इवोपरेटिंग, रिफर्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन फैक्टर दैट इफेक्ट इट टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये इवोपरेशन होता है। अगर टेम्परेचर के कारण, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के कारण और विंड स्पीड के कारण। अगर टेम्परेचर हाई है, एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, ज़्यादा रिटेन कर सकता है उसके अंदर, ठीक। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हायर ह्यूमिडिटी लोअर रेट ऑफ इवोपरेशन ड्यू टू सेचुरेशन ऑफ एयर। तो हायर ह्यूमिडिटी अगर है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो इवोपरेशन कम होगा, क्योंकि फॉर से ये है, ठीक है। अब इसमें 70% ह्यूमिड है, तो अगर ज़्यादा ह्यूमिड है तो सिर्फ 30% ही अब इवोपरेट कर पाएगा ना, उससे ज़्यादा थोड़ी कर पाएगा, तो वही बोलना चाह रहा बेसिकली। और अगर सिर्फ 50% ह्यूमिड है तो 50% और कर सकता है इवोपरेट उसके अंदर, तो इसलिए यही कहना चाह रहा है। ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, विंड स्पीड क्या होता है, हायर मूवमेंट ऑफ द एयर, हायर रेट ऑफ इवोपरेशन। तो हायर मूवमेंट ऑफ एयर, हायर रेट ऑफ इवोपरेशन,
तो जितना ज़्यादा मूवमेंट रहेगा एयर का उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, यही होगा ना। मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेस सेचूरेटेड एयर अनसेचुरेशन। विंड स्पीड हायर मूवमेंट, हाँ तो सॉरी बताना बोले, हायर स्पीड हायर मूवमेंट ऑफ एयर, ज़्यादा मूव करेगा एयर तो हायर उसका इवापोरेशन होगा, क्योंकि ऊपर के हवा से हट जाएगा बाकी और फिर उसको जगह मिल जाएगा वापस इवापोरेट होने के लिए। फिर मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेस सेचुरेशन एयर अनसेचुरेटेड। फिर डिस्ट्रीब्यूशन रेट ऑफ इवापोरेशन मैक्स एट द सब ट्रॉपिक देन इक्वेटोरियल रीजन ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी इन द इक्वेटोरियल। जो इवोपरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में हाई ह्यूमिडिटी होता है, इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा पे इवोपरेशन नहीं होता हो पाता। तो मैक्स अलोंग द ओशन वेयर वार्म एंड द कोल्ड ओशन करंट मीट्स। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट मीट होता है। कंडेंसेशन वाटर वेपर इनटू वाटर, लॉस ऑफ हीट इफ़ डायरेक्टली कंडेंस इन अ सॉलिड फॉर्म, सब्लिमेशन अगर डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में हो रहा है तो वो सब्लिमेशन होता है। स्टार्ट व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिच 100%, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुँच जाता है तब कंडेंसेशन, जब और उसके अंदर क्षमता नहीं है अपने अंदर घुसाने की तो वो वापस गिराना शुरू कर देता है। द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन स्टार्ट इज ड्यू पॉइंट, अभी पढ़े थे। कंडेंसेशन ऑल्सो टेक प्लेस व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सम कोल्डर ऑब्जेक्ट। जब तो कंडेंसेशन तब भी होता है जब कोई मॉइस्ट एयर कांटेक्ट में आता है कोल्डर ऑब्जेक्ट से, तो भी वो शुरू हो जाता है कंडेंसेशन। इन्फ्लुएंस बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस टेम्परेचर प्लस प्रेशर प्लस ह्यूमिडिटी। किससे इन्फ्लुएंस होता है, अगर वॉल्यूम एयर का वॉल्यूम कितना है, ज़्यादा कम, जैसे भी टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, अगर कम रहा तो ज़्यादा वो रहेगा। फिर प्रेशर कैसा है, ज़्यादा है कम है। ह्यूमिडिटी पूरा हो गया क्या, भर लिया क्या, उससे ज़्यादा थोड़ी भर सकता है, ये सब देख के इन्फ्लुएंस होता है कंडेंसेशन। ठीक, एयर मतलब मूव नहीं कर रहा होना चाहिए, वो वाले एयर की बात कर रही है। अगर मूव कर रहा होगा तो नहीं हो पाएगा प्रेसिपिटेट, तो वही बोल रहा। बाकी टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो भी नहीं हो पाएगा, कम होगा तभी वो गिरेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। और प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर इज इक्वल्स, लो प्रेशर रहता है तो हाई टेम्परेचर रहता है। तो अगर टेम्परेचर अगर हाई है तो नहीं हो पाएगा ना, तो टेम्परेचर लो चाहिए और प्रेशर हाई चाहिए सो दैट मूव ना कर सके और भर ना सके। फिर अब कंडेंसेशन फॉर्म्स होते हैं, उसको देख लेते हैं। ड्यू मॉइस्ट डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन कोल्डर सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो जो मॉइस्चर है डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाता है कूलर सरफेस में, सॉलिड ऑब्जेक्ट में। दैट इज़ जैसे कि ग्रास प्लेट, stone etc. The object on which dew form must be good radiator and bad conductor. आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, काम एयर होना चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए और कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट होना चाहिए। और फॉर फॉर्मेशन नेसेसरी ड्यू पॉइंट अबाउ फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको हमेशा फ्रीज पॉइंट से ऊपर ही होना चाहिए। अगर नीचे हो गया तो वो फ्रॉस्ट बन जाएगा। अगर तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यू पॉइंट अबाउ फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए इसमें, किसमें, अपने ड्यू में। ड्यू के बाद आएगा फ्रॉस्ट। फॉर्म इन अ कोल्ड सरफेस, और ये कोल्ड सरफेस में बनता है फ्रॉस्ट जो होता है ऑब्वियसली। कंडेंसेशन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो कंडेंसेशन होता है जब 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 बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच जाता है, दैट इज़ बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाता है। एक्सेस मॉइस्चर डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ मिनट, जो ज़्यादा मॉइस्चर है वो डिपॉजिट होता है मिनट के फॉर्म में आइस क्रिस्टल के अंदर इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, और वाटर ड्रॉपलेट की जगह यहाँ पे क्रिस्टल बनता है। और आइडियल कंडीशन सेम होता है ड्यू जैसा, सिर्फ एयर जो होता है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट में चल देता है, इसलिए वो फ्रॉस्ट हो जाता है, मतलब पानी के फॉर्म में नहीं गिरता, फ्रॉस्ट के फॉर्म में गिरता है। फिर फॉग, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर मासेस कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी वाटर वेपर, जब एयर मास का जो होता है वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी वाटर वेपर लेके जाता है, फॉल्स ऑल ऑफ अ सडन, जब ऑल ऑफ सडन वो फॉल होता है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर मास कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी वाटर वेपर, जब एक एयर मास जा रहा है फॉर्स से और वो लार्ज क्वांटिटी वाटर वेपर को लेके जा रहा है, तो और पूरा नीचे ऑल ऑफ सडन गिर जाता है, कंडेंसेशन टेक प्लेस, तो वहाँ पे कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन यानी कि पानी गिरना, राइट। तो वही
पहले क्या देखे थे अपन, इवोपरेशन, पहले इवोपरेट हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेट यानी पानी गिरना होगा, कंडेंसेशन यानी कि जमना होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा, जब व्हेन, हाँ, तो यहाँ पे फॉग बनता है जब कंडेंसेशन ऐसा होता है। तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर मासेस कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी वाटर वेपर फॉल्स ऑल ऑफ अ सडन, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस विद इन इटसेल्फ ऑन फाइन डस्ट पार्टिकल, फॉग इज क्लाउड ऑन सरफेस। और जो जो फॉग है वो उसको क्लाउड ऑन सरफेस भी कहा जाता है, क्योंकि वो इतना कोहरा टाइप का हो जाता है ना, तो इसलिए उसको एकदम क्लाउड जैसा दिखने लग जाता है। फेवरेबल फॉर टेम्परेचर इन्वर्सन, और इसके कारण टेम्परेचर इन्वर्सन भी होता है क्योंकि एयर स्टेबल हो जाता है इसके बाद। तो वही, अब टाइप्स ऑफ फॉग है, जैसे कि रेडिएशन फॉग, तो ये रेडिएशन इन्वर्जन होता है जब लैंड से रेडिएट करता है तो वो वाला। और फिर वैली फॉग जो वैली में होता है, फिर एडवक्शन फॉग, फिर फ्रंटल फॉग। एडवेक्शन यानी कि ओवरटेक कर जाता है, फ्रंटल यानी कि फ्रंट ओवरटेक कर जाते हैं, एडवेक्शन यानी कि एयर वाले ओवरटेक कर जाते हैं। अब विजिबिलिटी लेस देन 1 किलोमीटर रहती है फॉग में। फॉग प्लस स्मोक से स्मोक बनता है, थिक देन हेज से ज़्यादा थिक होता है। इट सब्टल फॉग आर ड्रायर देन मिस्ट, और फॉग जो है ड्रायर देन मिस्ट, मिस्ट से ड्राई होते हैं। अब मिस्ट क्या होता है, मिस्ट कंटेन मोर मॉइस्चर देन फॉग, तो ऑब्वियस सी बात है, उल्टा हो बोल रहा है। मिस्ट फ्रीक्वेंट ओवर माउंटेन एज राइजिंग वार्म एयर मीट कोल्ड सरफेस, जो मिस्ट होता है वो ज़्यादातर माउंटेन में दिखता है, क्योंकि राइजिंग वार्म एयर मीट्स कोल्ड सरफेस, जब हवा ऊपर चढ़ती है गरम गरम तो वो ठंडे उससे मिलती है तो वो मिस्ट बनाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है इसका मिस्ट का, शिप इन अ मूवी, जैसे टाइटैनिक में हुआ था, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट फेवरेबल फॉर मिस्ट। अब स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी व्हेन एयर रेसिस्ट वर्टिकल मूवमेंट रिमेन इन ओरिजिनल मूवमेंट। जब स्टेबिलिटी क्या होता है, एक सेकेंड, तो स्टेबिलिटी व्हेन एयर रेसिस्ट वर्टिकल मूवमेंट रिमेन इन ओरिजिनल मूवमेंट, तो जब एयर रेसिस्ट करता है, वर्टिकल मूवमेंट नहीं जाना चाहता, ऊपर उठना नहीं चाहता अर्थ से, तो उसको स्टेबिलिटी वाला मूवमेंट कहते हैं। ऑकर्स व्हेन कूल्ड एट अ बेस और इन रीजन ऑफ हाई प्रेशर वेयर एयर सब्सिडाइज, जहाँ पे एयर सब्सिडाइज करता है, जहाँ पे कूल एयर होता है, जहाँ पे इक्वेटर में नहीं होता बेसिकली स्टेबिलिटी, हाई प्रेशर एरिया में होता है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम होता है। ठीक, फिर इंस्टेबिलिटी क्या होता है, एयर टेंडेंसी अपवर्ड, एयर की टेंडेंसी अपवर्ड जाने की हो जाती है इंस्टेबिलिटी में। ऑब्जर्व इन द रीजन ऑफ द हाई टेम्परेचर लो प्रेशर एरिया, इंस्टेबिलिटी लीड क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन। टाइप्स ऑफ क्लाउड, साइरस, साइरस यानी कि फॉर्म्ड हाई एल्टीट्यूड 8000 से 12000 मीटर के ऊपर बनता है। थिन एंड डिटेच्ड क्लाउड हैविंग फैदरी अपीयरेंस, तो ये काफ़ी थिन होता है और फैदरी अपीयरेंस होता है। ऑलवेज वाइट इन कलर, हमेशा सफ़ेद होता है। क्यूमुलस टुक लाइक अ कॉटन वूल एट द हाइट ऑफ 4000 to 7000 मीटर, एग्जिस्ट इन द पैचेस स्कैटर्ड हैव फ्लैट बेस, तो ऐसे टाइप का दिखता है ये वाला बादल। क्यूमुलस ऐसे ऐसे करके होता है, ये क्यूमुलस होता है, ये जो लंबा लंबा कम होता है कमलस ऐसे करके, तो ये होता है क्यूमुलस। ठीक, साइरस हो गया, क्यूमुलस हो गया। स्ट्रेटस क्या होता है, स्ट्रेटा बनाता है, लेयर बनाता है। लेयर्ड क्लाउड फॉर्म ड्यू टू द लॉस ऑफ अ हीट ऑफ मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर। लेयर्ड क्लाउड बनता है फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ हीट लूज करने के कारण, और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद द डिफरेंट टेम्परेचर, जब मास मिक्स होता है, लूज ऑफ अ हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर। फिर निम्बस क्या होता है, ब्लैक एंड डार्क ग्रे, और इसी के कारण पानी गिरता है। मिड लेवल और वेरी नीड टू सरफेस, वेरी नियर टू सरफेस। ब्लैक एंड डार्क ग्रे, मिड लेवल और वेरी नियर टू सरफेस। एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू रेस ऑफ द सन, तो ये काफ़ी डेंस होता है और ओपेक होता है सन के रेस को। समटाइम्स टच ग्राउंड, ग्राउंड को भी कई बार टच करता है जब ऊपर ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होता है। तो फिर हाई क्लाउड क्या होता है, साइरस, साइरोस्ट्रेटस, लेयर इन हाई एल्टीट्यूड विद अ अपीयरेंस, मिल्की अपीयरेंस। साइरस स्ट्रेटस तो काफ़ी ऊपर होता है और स्ट्रेटस बनाता है, नाम से तो ऐसे ही याद हो जाएगा, साइरस यानी कि ऊपर वाला। फिर साइरस स्ट्रेटस
होता है वो ऊपर पे ही स्ट्रेटा बनाता है। सायरो कम्युलस क्या होता है, जो कम्युलस अपन पढ़े थे, जो कॉटन जैसे दिखता है ना, ऐसे 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 बनाता है, तो फ्लैट बेस होता है जिसका, उसको कहते हैं सायरो क्यूमुलस। ठीक, फिर एल्टो स्ट्रेटस, अल्टो क्यूमुलस। और अल्टो स्ट्रेटस क्या होता है, लेयर ऑफ द क्लाउड इन द सीड्स। ठीक, मिडिल क्लाउड होता है ये, और ये ऊपर पे नहीं होता, ठीक, नीचे पे होता है, थोड़ा नीचे लेयर पे। फिर होता है लो क्लाउड, जो बनता है स्ट्रेटोक्यूमुलस। तो वही स्ट्रेटोक्यूमुलस यानी ये वाला, और ये कम्युलस यानी ऐसा होता है ना, तो ये इस स्ट्रेटा में बनता है, ये ऐसे ऐसे बनता है, नीचे पे बनता है। ठीक, तो इसको कह देते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस। और फिर निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो स्ट्रेटस यानी काला बादल, घना बादल जिससे पानी गिरता है। प्रेसिपिटेशन देखते हैं। प्रेसिपिटेशन कंटिन्यूअस कंडेंसेशन, ग्रो साइज। जब लगातार कंडेंसेशन होता है तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। फिर ग्रेविटी के कारण एयर फेल टू होल्ड करता है और फिर उसके कारण पानी गिरना शुरू हो जाता है। प्रेसिपिटेशन इज अ लिक्विड फॉर्म रेनफॉल, स्नोफॉल। प्रेसिपिटेशन इन लिक्विड फॉर्म रेनफॉल होता है, और अदरवाइज स्नोफॉल भी होता है। स्नोफॉल में दो टाइप होते हैं, जैसे स्लीट और हेल। स्लीट में क्या होता है, री फ्रोजन मिस्ट स्नो वाटर, री मॉइस्ट, क्या है यार, री फ्रोजन मेस्ट स्नो वाटर, वाटर कन्वर्टेड हेल स्नो। तो क्या होता है ना, इसमें ऐसा कुछ होता है कि हेल का पहले देखते हैं। सॉलिड, हार्मफुल फॉर क्रॉप, साइज कीप इंक्रीजिंग। तो जो सॉलिड, ये सॉलिड होता है, और जो स्लीट होता है ना, तो ये वापस रीफ्रोज होता है। पहले तो पानी के जैसे गिरता है, फिर उसके बाद रीफ्रोज हो जाता है। तो जो वाटर जो गिरते रहता है, वो टेम्परेचर नीचे कम हो जाता है, तो उसके कारण वो वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो वही उसको स्लीट कहते हैं। और हेल जो होता है, सॉलिड जो गिरता है ना पूरा ऐसे करके, बर्फ़ जो गिरता है, उसको हेल कहते हैं। हार्मफुल होता है ये क्रॉप के लिए। स्लीट ऐसा तो नहीं होता स्लीट तो। फिर टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशंस होते हैं, जैसे कि कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओलोग्राफिक रेनफॉल। तो पहले, और फिर साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल, ये चार टाइप्स हैं। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल देखते हैं। अपलिफ्टमेंट मैकेनिज्म ऑफ द कन्वेक्शन ऑकर इन द रीजन ऑफ इंटेंस हीटिंग नियर टू ग्राउंड सरफेस, कॉजिंग एयर टू एक्सपेंड एंड राइज, accompanied by the thunder storm and lightning due to the cumulonimbus cloud। अब क्यूमुलोनिम्बस का उसके जैसे कि ये वाला क्लाउड था ना, क्यूमुलो यानी कि ऐसा वाला जो क्लाउड था, और निम्बस यानी कि काला बादल, तो ये इसके कारण इससे अकम्पनीड होता है, और यही करवाता है। हैपन इन इक्वेटोरियल रीजन में बनता है ये कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल क्या होता है, कन्वेक्शन का मतलब होता है वो एयर के कारण जो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, जब पास होता है कन्वेक्शनल करंट। अपन पढ़े थे टेम्परेचर के उसमें, एक तो कन्वेक्शनल करंट था, और एक कंडक्शन करके था, क्या कुछ कन्वेक्शन, और क्या था एक, जो भी था कुछ कंटेंशनल करके कुछ था, जो भी था, ठीक है। एक्यूमिनाइड बाय द थंडरस्टॉर्म कॉल्ड लाइटनिंग ड्यू टू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, हैपन इन द इक्वेटोरियल रीजन हो गया था ड्यूरिंग समर, इंडियन नॉर्थर्न प्लेट्स। अब ओरोग्राफिक रेन क्या होता है, व्हेन सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन इट इज़ द फोर्स्ड टू राइज। तब जब सैचुरेटेड एयर का मास जो होता है वो अब माउंटेन के पास आता है, तो वो ऊपर उठना शुरू करता है अक्रॉस माउंटेन, विंडवर्ड साइड। अब अलॉन्ग लीवर्ड साइड, ये विंडवर्ड साइड में और पानी गिरा देता है। और फिर लीवर्ड साइड क्या करता है, डिसेंडिंग एयर होता है, और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं कराता, क्योंकि पूरा तो खाली हो जाता है पानी, उसका डब्बा तो खाली हो जाता है। अब किससे क्या ही गिराएगा, वो है ही नहीं उसके पास। अब उसी को सैडो जोन और रिलीफ रेन भी कहते हैं। रिजल्टिंग रेन, सैडो जोन और रिलीफ रेन। एग्जाम्पल ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर साइक्लोनिक रेन, जब साइक्लोन आता है तो उसमें रेन भी लाता है अपने साथ साथ। फिर फ्रंटल रेन क्या होता है, ऑकर अलॉन्ग द फ्रंटल जोन। फ्रंट जब बनता है तो उसके अगल बगल पे पानी भी गिरता है। ड्यू टू द कन्वर्जेंस डिफरेंट टाइप ऑफ द एयर मास, जब अलग अलग एयर मास डिफरेंट टाइप के जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं, जैसे कि हॉट एयर मास और कोल्ड एयर मास। वार्म एयर राइज अबाउ, तो जो वार्म एयर है वो अबाउ राइज कर जाता है, और कोल्ड एयर नीचे जो रहता है वो प्रेसिपिटेशन करवाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रोसीड फ्रॉम द इक्वेटर, रेनफॉल डिक्रीजिंग। तो इक्वेटोरियल से शुरू करते हैं। रेनफॉल डिक्रीजिंग, कोस्टल एरिया रिसीव ग्रेट अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। रेनफॉल इक्वेटोरियल में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा होता है, और कोस्टल एरियाज़ में
और ज़्यादा होता है, जैसे कि मुंबई एरिया है वहाँ पे ज़्यादा होता है। रेनफॉल मोर ओवर द ओशन, ओशन के ऊपर ज़्यादा रेनफॉल होता है। इक्वेटोरियल रेनफॉल 250 सेंटीमीटर पर एनम, इक्वेटोरियल में 250 सेंटीमीटर पर एनम होता है और पूरे साल होते रहता है। सब ट्रॉपिकल रीजन में 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में 25 सेंटीमीटर ड्यू टू सबसिडेंस एंड हाई प्रेशर बेल्ट के कारण कम होता है। इन एडिशन टू दिस ऑफशोर ट्रेड विंड एंड कोल्ड ओशन करंट रिड्यूस प्रेसिपिटेशन। तो जब ऑफशोर ट्रेड विंड चलता है, मतलब कि इधर से इस तरफ से आ रहा होता है ना, ये ऐसे करके ट्रेड विंड, तो इधर तो पानी गिरा देता है, लेकिन इस तरफ पे मतलब ईस्ट साइड में गिरा देता है, वेस्ट साइड में नहीं गिराता। और ओशन करंट का भी ऐसे ही कुछ रोल होता है, वो आगे अभी करेंगे। मिड लैटिट्यूड 40 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे 100 से 125 सेंटीमीटर होता है ड्यू टू फ्रंटल रेनफॉल के कारण। अब पोलार रीजन पे लो प्रेशर होता है, बट प्रेसिपिटेशन ड्यू टू लो टेम्परेचर। ठीक, मिड लैटिट्यूड का अपन देख लिए। और पोलार रीजन, मिड लैटिट्यूड में फ्रंटल रेनफॉल होता है, जो फ्रंट एक दूसरे के ऊपर आते हैं, चढ़ जाते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे बारिश होती है मिड लैटिट्यूड में। अब पोलार रीजन पे लो प्रेशर प्रेसिपिटेशन ड्यू टू लो टेम्परेचर के कारण यहाँ पे बारिश होती है। अब थंडर स्टॉर्म क्या होता है? ड्यू टू इंटेंस हीटिंग स्ट्रॉन्ग वर्टिकल कन्वेक्शन, कन्वेक्शन वही हवा के कारण गर्म होता है, तो वो होता है इंटेंस हीटिंग के कारण स्ट्रॉन्ग वर्टिकल कन्वेक्शन होता है। क्यूमुलोनिम्बस फाउंड होता है, वही क्यूमुलोनिम्बस ऐसा वाला काला बादल ऐसे बन जाता है फॉर्म्ड। रेन ड्रॉप इन दिस क्लाउड थ्रू स्ट्रॉन्ग एयर करेंट क्रिएट इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब रेन इससे इस क्लाउड से गिरना शुरू होता है तो स्ट्रॉन्ग एयर करेंट जो होता है इसमें वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करता है ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण, विच एक्यूमुलेट ऑन अपोजिट साइड ऑफ क्लाउड। तो इसको देखो ऐसे, तो ये अपोजिट साइड ऑफ क्लाउड में एक्यूमुलेट होता है वो नीचे जाके, और ऊपर पॉजिटिव चार्ज में होता है। पॉजिटिव नेगेटिव जब टकराते हैं तो करंट बनता है। तो इसके ऊपर वापस पढ़ते हैं। थंडरस्टॉर्म ड्यू टू इंटेंस हीटिंग स्ट्रॉन्ग वर्टिकल कन्वेक्शन क्यूमुलोनिम्बस फाउंड रेन ड्रॉप इन दिस cloud through strong air current create electric charges due to friction which accumulate on opposite side of cloud when both side of the charges are attracted a flash of light produced. Lighting cause vacuum in cloud due to rapid expansion of the air. It is filled by surrounding cold air producing clap of thunder. जब एक बार वापस पढ़ते हैं, लाइटनिंग कॉज वैक्यूम इन क्लाउड, तो लाइटनिंग के कारण वैक्यूम आ जाता है, फिर वो तुरंत उसको भरना रहता है, रैपिड एक्सपेंशन होता है एयर का, और इट इज़ फील्ड बाय जो सराउंडिंग क्लाउड्स है उससे फील होता है, तो वो जो है वो उसका क्लाउड का मतलब आवाज़, मतलब क्लैप ऑफ थंडर बनता है। फिर 2005 में क्लाउड बर्स्ट मुंबई में आया था, एंड उत्तराखंड में 2015 में आया था क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, तो अब ये चार्ज है, ये कन्वेक्शन करंट हो रहा ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोड्यूस चार्ज हो गया यहाँ पे। अब IMD डिफाइन करता है क्लाउड बर्स्ट को 10 सेंटीमीटर से ऊपर, अगर आप पर हावर याद रखना ना, कंसनट्रेटेड ओवर स्मॉल एरिया में हो रहा है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कह देते हैं। कंडीशन फेवरिंग क्लाउड बर्स्ट, रैपिड कन्वेक्शन ऑफ हाई ह्यूमिड एंड वार्म एयर, स्टीप टोपोग्राफी कॉजिंग ह्यूज बिल्ड अप ऑफ क्लाउड विदाउट रेन ड्यू टू फनलिंग इफेक्ट, स्टीप टोपोग्राफी कॉजिंग ह्यूज बिल्डअप ऑफ अ क्लाउड विदाउट रेन, बिना रेन मतलब पानी गिरता ही नहीं है, और वो सिर्फ टोपोग्राफी बनते जाता है और ड्यू टू फन, और इसके कारण मतलब फनलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है और वो पूरा पानी एक साथ फिर गिरना शुरू हो जाता है। फनल जो होता है ना, एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाना ऐसे करके, तो यही वाले फनलिंग इफेक्ट को बोलते हैं, तो यही करता है। फिर क्या होता है, ड्यू टू कंटिन्यूस बिल्डअप ऑफ द क्लाउड आफ्टर सर्टेन लिमिट रेन ड्रॉप बिकम टू हैवी, तो रेन ड्रॉप काफ़ी हैवी हो जाता है आफ्टर कुछ टाइम के बाद, फॉर क्लाउड टू होल्ड एंड ड्रॉप टुगेदर इन क्विक फ्लैश। एग्जाम्पल मुंबई 2005, लेह में 2010, केदारनाथ में 2013 को आया था ये सब। अब टॉर्नेडो लास्ट पॉइंट है, इसके बाद अपन जेट स्ट्रीम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब टॉर्नेडो देखते हैं, टॉर्नेडो में देखते हैं वायलेंट रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट एक्सटेंड फ्रॉम थंडर स्टॉर्म
to ground, it appears like a funnel descending from cloud. The wind speed within the continuous move tornado goes up to 400 किलोमीटर पर हावर। तो जो ये टॉर्नेडो है वो 400 किलोमीटर पर हावर तक जाता है। और ये देखो ऐसे स्पिनर टाइप का बनता है, ऊपर पे फनल ऐसे टाइप का रहता है और फिर नीचे पे ऐसे करके नीचे ऐसे ऐसे आता है। तो यहाँ पे पूरा फनल हो जाता है, ये पूरा ऐसे बन जाता है और इसको टॉर्नेडो कह देते हैं। और इसमें क्या होता है, सीरोनिम्बस क्लाउड बनते हैं और उसके कारण ये होता है सक एयर फ्रॉम क्लाउड। और जो ये नीचे जो ऊपर जा रहा रहता है ना, ये हवा ऊपर सक कर लेता है, वही कह रहा है, ठीक है। फिर टॉर्नेडो आर फॉर्म्ड व्हेन चेंजेस इन विंड स्पीड एंड डायरेक्शन क्रिएट हॉरिजॉन्टल स्पिनिंग इफेक्ट विथ स्टॉर्म सेल। तो समझ गए, दिस इफेक्ट टिप्ड वर्टिकली बाय राइजिंग एयर मूविंग अप थ्रू द थंडर क्लाउड। और ये दिस इफेक्ट tipped vertically by rising air moving up through the thunder cloud. Tornadoes occurs in all continent except Antarctica. टॉर्नेडोज सारे जगह पे होता है एंटार्क्टिका के छोड़ के। अब टॉर्नेडोज और साइक्लोन में अंतर क्या है? फिर टॉर्नेडोज जो होते हैं वो लोकल स्टॉर्म्स होते हैं जो ज़्यादा बड़े उस पर नहीं आते, छोटे से उस पर आते हैं, दे आर। तो और ये जो होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। अब जो टॉर्नेडो से ही जो होता है हेल स्टॉर्म बनता है। हेल स्टॉर्म क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंडा होते जाता है, ऊपर जाते जाता है तो वो पूरा ठंडा हो जाता है और फिर जब वो गिरता है तो ओला गिरना शुरू हो जाता है। वो खेत में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो थंडर स्टॉर्म से ही हेल स्टॉर्म बनता है। और फिर जहाँ पे मतलब जहाँ ज़्यादा पानी वगैरह रहता है और अगर कोई रीजन काफ़ी इनसफिशिएंट मॉइस्चर है, मतलब जहाँ पे मॉइस्चर रहता है वहाँ पे तो अपना ये बर्फ़ गिरता है। लेकिन जहाँ पे इनसफिशिएंट मॉइस्चर है वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म आता है, ठीक। तो वो होता है और फिर वहाँ पे डस्ट का पूरा फैल जाता है भवंडर, ठीक है। तो फिर अब एक और चीज़ होता है, तो वो होता है वाटर स्पॉट्स। जो टॉर्नेडो अगर वाटर पे आता है तो वो बनाता है वाटर स्पॉट्स। तो वाटर स्पॉट्स और हेल स्टॉर्म और क्या था, डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म्स। तो यही था आज का, इतना ही था। अपन आज जल्दी जल्दी पढ़े भी हैं और सही टाइम पे हो गया। अब देखते हैं आगे कल का, कल जेट स्ट्रीम्स करेंगे कल।